तो हम लोग अब क्या देख रहे थे? कार्य देख रहे थे। किसका कार्य? तो पहला जो हम लोग लघु बीजाणुधानी यानी लघु बीजाणुधानी के जब हम लोग पढ़ रहे थे, इनका अध्ययन कर रहे थे, तो मालूम चली क्या कि 4 लेयर होती है और इनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी हो रही थी? 4 से 6 मिल रही थी। अब ये जो 4 लेयर है, चारों लेयर का कार्य क्या है? जो पहला था बाह्य त्वचा जिसको हम लोग बोल रहे थे एपिडर्मिस, और दूसरा था इंडोथेसियम यानी अंतथिसियम, और तीसरा था मध्य परत यानी मिडिल लेयर, और लास्ट में जो मिल रही थी उसको हम लोग बोल रहे थे टैपिटम। तो ये चारों का कार्य क्या है? ठीक है, तो बारी बारी से देखा जाए। पहला है एपिडर्मिस। पहला कौन है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मतलब बाह्य त्वचा, और बाह्य त्वचा का कार्य जो है, बाह्य त्वचा का कार्य क्या है? तो प्रोटेक्शन प्रदान करना। प्रोटेक्शन प्रदान करना मतलब सुरक्षा प्रदान करना। किसको सुरक्षा प्रदान करेगी? तो टैपिटम के जो बाहर मिल रही है टैपिटम को सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है। दो में कौन है? इंडोथीसियम, और 3 में कौन मिल रही थी? मिडिल लेयर। ये दोनों क्या है कि परागकोण स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं। दोनों क्या करते हैं? परागकोश स्फुटन में सहायता प्रदान करते हैं, मदद करते हैं। यानी जब परागकण बन जाती है तो उस फुटन के लिए, ताकि परागकण बाहर निकले, उसके लिए ये क्या करेगी? मदद करेगी। कौन? इंडोथेसियम और मिडिल लेयर। चौथा कौन है? तो चौथा देखा जाए मेनली कौन है? चौथा का नाम है टैपिटम। और ये जो आखिरी लेयर मिल रही थी, और यही टैपिटम के अंदर जो कोशिका मिल रही थी उसको हम लोग बोल रहे थे बीजाणुजन कोशिका, और इनके समूह को हम बोल रहे थे लघु बीजाणुजन ऊतक। ठीक है। तो टैपिटम का कार्य देखा जाए कि सबसे पहले ये बहुकेंद्रकी होते हैं। क्या होते हैं? बहुकेंद्रकी होते हैं। कौन? टैपिटम। तो जरा टैपिटम का हम लोग फिगर देख ले कि ये रहा टैपिटम। ठीक है। अब ये जो टैपिटम का आवरण है, ये टैपिटम के जो बाहर मिल रही थी, कौन मिल रही थी? मिडिल लेयर मिल रही थी। उसके बाद मिल रही थी कौन? इंडोथेसियम। उसके बाद मिल रही थी एपिडर्मिस। ठीक है। तो ये रहा टैपिटम, जो क्या होते हैं? बहुकेंद्रकी होते हैं। यानी एक केंद्रक नहीं मिलेगा, बहुत सारे केंद्रक मिल रहे थे, जिसको हम क्या बोलेंगे? बहुकेंद्रकी। ठीक है। तो ये रहा बहुकेंद्रकी। दूसरा, ये पोषण प्रदान करती है। किसको पोषण प्रदान करेगी? तो इसके अंदर जो कोशिका है, जिस कोशिका को हम लोग क्या बोल रहे थे? बीजाणुजन कोशिका। तो इसी कोशिका को ये क्या करेगी? पोषण प्रदान करेगी, ताकि यही कोशिका आगे चल के निर्माण करती है परागकण का। तो यही परागकण को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पोषण प्रदान, यानी पोषण देगा। ठीक है। और अगला इसका कार्य क्या है? तो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट अगर कार्य कहा जाए तो ये जो कार्य है ना, ये टैपिटम पोषण प्रदान तो करता ही करता है, यानी यूबिस बॉडी भी बनाता है। यूबिस बॉडी के सबसे पहले हम ये देख ले कि कैलीज एंजाइम का भी स्त्रावन करता है। क्या करता है? कैलीज एंजाइम का स्त्रावन करता है। कैलीज एंजाइम। ठीक है। और सबसे आखिरी जो इम्पोर्टेंट है क्या है? प्रोविस नहीं, यूबिस बॉडी। क्या नाम है? यूबिस का, यानी इसी को हम बोलते हैं यूबिस बॉडी का निर्माण करती है। और यही यूबिस बॉडी क्या करती है? यही यूबिस बॉडी बना होता है 2 प्रकार के पदार्थ से मिलकर।
पहला है प्रोविस और दूसरा है स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, पहला है प्रोविस और दूसरा है स्पोरोपोलेनिन। ये दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ है और दोनों पदार्थ अगर जानने ही हो कि दोनों पदार्थ क्या है, दोनों पदार्थ कौन है, तो ये बना होता है लिपिड का, सेलुलोज और पेक्टिन का। ठीक है, और ये होता है जो थी लिपिड जो होती है ना, ये लिपिड का पॉलीमर श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये रहा सेलुलोज और पेक्टिन और ये रहा लिपिड की बनी होती है। और ये जो यूबिस काय का जो निर्माण कर रही है, यानी यही दो मिलके क्या बना रही है, यूबिस बॉडी का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो ये रहा इतने सारे कार्य किनके, टैपिटम के। पहला क्या, बहुकेंद्रकी होती है। टैपिटम क्या होती है, बहुकेंद्रकी होती है। दूसरा ये पोषण प्रदान करती है। तीसरा कि ये कैलीज एंजाइम का स्त्रावन करती है, यानी कैलीज एंजाइम एक होता है कैलोज, तो ये कैलोज परत को तोड़ता है कौन, कैलीज एंजाइम। तो कैलीज एंजाइम कौन स्त्रावन करेगा, टैपिटम ही करेगा। यानी ये आकृति किसका है, तो टैपिटम का है, टैपिटम। ठीक है, तो टैपिटम क्या करेगा, कैलीज एंजाइम का स्त्रावन करेगा और आखिरी जो है ना यूबिस बॉडी का निर्माण करेगा। और ये यूबिस बॉडी जो है ना, ये यूबिस बॉडी बना होता है प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, इतना सिंपल सा बात अगर समझ में आ गई हो तो हम आगे चले। क्या ये कोशिका जो है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीजाणुजन कोशिका, और ये कोशिकाओं का जो समूह मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं लघु बीजाणुजन उत्तक। अब ये उत्तक आगे कार्य क्या करेगी, विभाजन करने के बाद पोलन ग्रेन यानी परागकण कैसे बनाएगी, अब इनकी हम लोग व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई कि सबसे पहले एपिडर्मिस बाहर वाला जो लेयर था क्या कर रही थी, प्रोटेक्शन प्रदान कर रही थी, और इंडोथेसियम और मिडिल लेयर परागकोश स्फुटन में सहायता प्रदान करती है, और टैपिटम जो होती है बहुकेंद्रकी होती है, पोषण प्रदान करती है, कैलीज एंजाइम का स्त्रावन करती है और यूबिस बॉडी बनाती है। ये यूबिस बॉडी जो है ना, यूबिस काय जो है बना होता है प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखें कि परागकण कैसे बनती है। ठीक है, परागकण के निर्माण के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शुरुआत से कि इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बीजाणुजन कोशिका। क्या बोल रहे हैं, बीजाणुजन कोशिका। और इन्हीं कोशिकाओं के समूह को हम बोल रहे हैं क्या, लघु बीजाणुजन उत्तक, लघु बीजाणुजन उत्तक। ठीक है, तो ये सबसे पहले टैपिटम के अंदर जो मिल रही है इनका नाम पता अच्छी तरह से होनी चाहिए कि ये रहा बीजाणुजन कोशिका, और ये कोशिकाओं का जो समूह मिल रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं लघु बीजाणुजन उत्तक। तो सबसे पहले क्या करती है कि बीजाणुजन कोशिका, अब यहाँ पे देखा जाए, बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी। क्योंकि कोई भी कोशिका है तो सबसे पहले उनको भोजन चाहिए, या कोई भी जीव है उसके लिए एडेप्टेशन है, वैसा अनुकूलन है, तो उनको भोजन चाहिए। भोजन के बाद क्या करेगा, वृद्धि करेगा, वृद्धि के बाद क्या करेगी, जनन करेगी। और यही ये पूरे जीव का, इस सृष्टि पे पूरे जीव का क्या है, रूल है, यही इनकी प्रोसेस है कि रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये बीजाणुजन कोशिका है, क्या करेगा, विभाजन करेगा। और ये जो विभाजन करेगी तो क्या बनाएगी, तो बीजाणुजन कोशिका विभाजन करके मातृ कोशिका बनाती है। ठीक है, यानी विभाजन फेज में जाएगी तो क्या बना देगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमएमसी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है,
लघु बीजाणु मातृकोशिका। और ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा क्या होती है, द्विगुणित होती है, क्योंकि ये कोशिका क्या है 2n है, तो ये भी तो 2n होगी ना, यानी वृद्धि की यानी मातृकोशिका बन गई। ये छोटी कोशिका थी, वृद्धि की यानी विभाजन फेज में गई तो क्या बन गई, मातृकोशिका बन गई यानी मदर सेल बन गई। अब ये मदर सेल क्या करेगी, विभाजन को तो करेगी, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोल दिए, लघु बीजाणु मातृकोशिका। इसी को एक और नाम बोलते हैं पराग मातृकोशिका। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं पराग मातृकोशिका, ठीक है। कहीं आप लोग भूलेंगे तो नहीं, लघु बीजाणु मातृकोशिका बोल दीजिए या पराग मातृकोशिका बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। क्या बोल दीजिए, लघु बीजाणु मातृकोशिका या पराग मातृकोशिका, ठीक है। अब ये जो पराग मातृकोशिका है कैसे रहती है ये देखिएगा। तो सबसे पहले ये लघु बीजाणु जन कोशिका जो है, ये कोशिका आपस में प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होती है, अटैच रहती है। प्लाज्मोडेस्माटा से एक दूसरे से क्या रहती है, अटैच रहती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे अटैच रहेगी। ये रहा, ठीक है। और इनके अंदर का जो भी है क्या है, मटेरियल है, यानी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आदान प्रदान होगी, तो हाँ होगी, क्योंकि ये आपस में जो कोशिका है किससे मिली हुई है, प्लाज्मोडेस्माटा से अटैच है, यानी जुड़ी हुई है, एक तंतु का निर्माण किए हुआ है। यही तंतु क्या करती है, एक दूसरे से जुड़ी रहती है, और इसी तंतु को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा यानी जीव द्रव तंतु। और इनके कोशिका के अंदर का जो भी द्रव्य है इस कोशिका में, इस कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य है इस कोशिका में, यानी प्लाज्मोडेस्माटा के सहारे एक दूसरे कोशिका में जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे रहती है। तो जब ये मातृकोशिका बनती है, कौन, लघु बीजाणु जन कोशिका, जब लघु बीजाणु मातृकोशिका बन जाती है, यानी जब एमएमसी का निर्माण हो जाती है, तो इसके ऊपर कैलोज का परत चढ़ जाती है। कैसे, तो देख लीजिएगा, ऐसे थी, तो अब ये ऐसे प्लाज्मोडेस्माटा तो थी ही थी, तो प्लाज्मोडेस्माटा बना देंगे, ये रहा, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, अब इसके ऊपर क्या हो जाएगी, कैलोज का परत चढ़ जाती है। क्यों चढ़ जाती है, कि अब हम अलग रहेंगे, हमको बंटवारा कर दीजिए, हमको साथ नहीं रहना है, क्योंकि इतना से हमको गुजारा नहीं चल रही है। जब बचपन अवस्था में था तो ये साथ में थे, लेकिन जब ये वृद्धि कर गए, मातृ कोशिका बन गई, जब माँ बन गई, तो हमको ना अब घर में साथ नहीं रहना है, अलग कर दो। तो ये क्या हो गया, अपने प्रत्येक कोशिका से अलगा हो गया, ठीक है। यानी इसके ऊपर क्या चढ़ गई, कैलोज का परत चढ़ गई। क्या चीज़ का चढ़ गई, कैलोज का परत चढ़ गई। और ये कैलोज का परत जब चढ़ गई, तो क्या आप लोग सोचिए कि प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से क्या इसमें का द्रव इस कोशिका में और इस कोशिका का द्रव इस कोशिका में आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि ये कैलोज का परत उसको क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है। और ये कैलोज का जो परत एक दूसरे को बांध दिया, तो कैलोज का अस्तर क्या होती है, तो आप लोग याद रखेंगे, एक प्रकार का बीटा-1 ग्लूकोन होती है। क्या होती है, ये कैलोज का परत जो है ना, एक प्रकार का बीटा-1 ग्लूकोन होती है, ठीक है। और ये बीटा-1 ग्लूकोन क्या है, तो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो याद रख लीजिएगा इतना, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये रहा, यानी कैलोज जो है ना बीटा-1 ग्लूकोन होता है, और ये एक प्रकार का क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहां तक हो गई, यानी क्या बन गई थी, मातृकोशिका हम लोग बना लिए थे, और मातृकोशिका जब बनी तो कोशिका के ऊपर क्या थी, कैलोज का परत चढ़ गई थी, हम लोग इतना देख चुके हैं। अब ये एमएमसी
क्या करेगी? विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन करेगी? तो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। अब अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो हम लोगों को पता है कि ये विभाजन कैसे करती है। तो हम बता देते हैं कि सबसे पहले कोई कोशिका है, ये दो भागों में बंटेगी, यानी 1 से 2 कोशिका होगी, और ये इतने से जो अंदर है यानी द्विगुणित है, यानी क्रोमोसोम की संख्या जितनी होगी कितनी उतर के आएगी? आधी उतर के आएगी। और फिर ये जो है ना, इनसे बनती है फिर 2 कोशिका जो समसूत्री की तरह विभाजन करती है, यानी 1 से हम ये बोल सकते हैं कि फाइनली 4 कोशिका बनती है। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है। अब ये अर्धसूत्री विभाजन कैसे पूरा होती है? तो ये रहा मियोसिस फर्स्ट और ये रहा एम सेकेंड। ठीक है। यानी अर्धसूत्री 2 चरणों में पूरा होती है। अर्धसूत्री पहला, अर्धसूत्री दूसरा, दोनों मिलके होता है पूर्ण अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है। तो M1 जो होता है ना, आधी उतर के आती है, यानी अर्धसूत्री विभाजन होती है, और M2 जो होता है ना, अर्धसूत्री कहने के लिए है, यानी समसूत्री के जैसा कार्य करती है, यानी जितना इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या होगी उतना ही उतर के आएगी। यानी अर्धसूत्री दूसरा तो बोलेंगे, लेकिन कार्य कैसा करेगा? तो समसूत्री के जैसा करेगा। और फाइनली जो एक कोशिका से है ना 4 कोशिका जो बनती है, जो प्रत्येक क्या हो जाएगी? अगुणित हो जाएगी, यानी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 4 कोशिका फाइनली बन गई। ठीक है। तो क्या पराग मातृ कोशिका विभाजन करेगी, यानी MMC विभाजन करेगी? कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो कितने कोशिका बनेगी? 4 बनेगी। ठीक है। तो हम ये फाइनली बना देते हैं 4 कोशिका। तो ये है कोशिका। कौन सी कोशिका? पराग मातृ कोशिका, जिसके ऊपर कौन थी? कैलोज का परत थी। ये रहा कैलोज का परत, अभी भी कैलोज का परत है, और इसी के अंदर है क्या? जो एक है ना MMC विभाजन करने के बाद क्या बना दी है? 4 कोशिका बना दी है। नन्ही नन्ही कोशिका, छोटी छोटी नई नवेली कोशिका, जो कहाँ बनेगी? कोशिका के अंदर ही बनेगी, एक MMC के अंदर बनेगी। ये रहा एक MMC, और ये एक MMC जो है ना कैसा था? द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित था, ये भी द्विगुणित था। तो एक विभाजन किया तो 1 से बन गया इसके अंदर 4, तो इसके अंदर भी 4, इसके अंदर भी 4, यानी जितने भी कोशिका है प्रत्येक के अंदर क्या बन जाएगी? 4 कोशिका बन जाएगी। अब क्वेश्चन उठती है कि प्रत्येक कोशिका को नाम क्या दूं? नई नवेली कोशिका को हम नाम क्या दूं? तो प्रत्येक कोशिका को हम बोलेंगे लघु बीजाणु। क्या बोलेंगे? प्रत्येक कोशिका को, यानी प्रत्येक कोशिका को हम बोलेंगे क्या? लघु बीजाणु। तो ये रहा लघु बीजाणु का हम लोग निर्माण करवा दिए। ठीक है। लघु बीजाणु जन कोशिका से हम लोग डायरेक्टली क्या बना दिए? लघु बीजाणु बना दिए। जरा इसको एक बार देखिएगा, फिर से हम बोलते हैं ताकि आपको दिमाग में एकदम से सेट ही हो जाए। तो सबसे पहले ये कौन है? तो ये टाइपिटम है, जो कैसी होती है? बहुकेंद्रकी होती है, और ये पोषण प्रदान करती है किसको? बीजाणु जन कोशिका को। अब ये जो कोशिका है पोषण लेकर क्या करेगी? विभाजन करेगी। विभाजन कहने के लिए, विभाजन जो होती है ना 2 फेज में होती है। कोई भी कोशिका जब विभाजन करेगी तो सबसे पहले 2 कोशिका बन गई, ये नई नवेली कोशिका है, ये भी विभाजन में जब जाएगी तो इसके बाद क्या होगी? वृद्धि करेगी कि विभाजन? तो वृद्धि करती है, फिर से होगी क्या? विभाजन। और फिर ये कोशिका जो है अब क्या करेगी? फिर से वृद्धि करेगी, तो ही विभाजन फिर करेगी। ठीक है। बिना वृद्धि का विभाजन डायरेक्टली नहीं होता है। अगर बिना विभाजन के, बिना वृद्धि के अगर विभाजन डायरेक्टली होता है, वैसे विभाजन को हम बोलते हैं विदलन, यानी क्लीवेज, जो हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कोशिका का जो रूल है, वृद्धि होती ही होती है। ठीक है। यहाँ पे वृद्धि होती ही होती है। तो यही वृद्धि यहाँ पे हुई तो क्या बन गई? लघु बीजाणु मातृ कोशिका बन गई। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनी, यानी क्या थी?
2n थी, ठीक है, द्विगुणित थी, द्विगुणित समसूत्री विभाजन होगी, समान उतर के आती है, ठीक है, ये द्विगुणित है। अब ये द्विगुणित कोशिका अब क्या करेगी, विभाजन करेगी, ठीक है, विभाजन करेगी तो ये लघु बीजाणुजन कोशिका से जब बना मातृ कोशिका एमएमसी, तो इसके ऊपर चढ़ जाती है कौन, कैलोज का परत। क्यों, क्योंकि प्लाज्मोडेस्माटा से द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होना है इसलिए। और ये आपसे पूछे कि कैलोज परत किसका बना होता है, तो याद रखिएगा बीटा 1 ग्लूकोन, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये जो विभाजन करेगी तो कैसा विभाजन करेगी, तो अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अर्धसूत्री विभाजन करने के पश्चात क्या बनाएगी, 4 कोशिका बनाएगी, नई नवेली। और यही नई नवेली कोशिका को हम लोग बोल देते हैं बीजाणु, यानी लघु बीजाणु बोल देते हैं। यानी लघु बीजाणु का हम लोग निर्माण किससे करवा दिए, बीजाणु जन कोशिका से ही तो करवाए। जरा देखेंगे एक बार और, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अगर नजदीक के जो विद्यार्थी हैं तो कृपया करके बिना शर्माए हुए क्लास में आकर आप ऑफलाइन पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि मेरा पैसा पेड नहीं है तो हम कैसे पूछे, हमारे साथ पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। आप फ्री में आकर सलाह ले सकते हैं, फ्री में आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा बीजाणु जन कोशिका से क्या निर्माण हुई, लघु बीजाणु का निर्माण हुई, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बनाया था, 4 कोशिका बनाई थी और चारों कोशिका को हम लोग क्या बोल रहे थे, लघु बीजाणु बोल रहे थे, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणु कोशिका है, ये कितने कोशिका है, 4 कोशिका का मिलकर बना हुआ है। यानी ये रहा n n n, ठीक है। और इसके ऊपर क्या चीज का परत चढ़ा हुआ है, कैलोज का परत चढ़ा हुआ है, ठीक है। ये रहा कैलोज का परत और इसके अंदर 4 कोशिका है। तो क्या हम 4 कोशिका को हम चतुष्क बोल सकते हैं। और ये क्या, कौन सी कोशिका है, तो ये कोशिका है जिसका हम लोग नाम दिए थे लघु बीजाणु। तो क्या हम इसको हम फाइनली लघु बीजाणु चतुष्क बोल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। लघु बीजाणु चतुष्क, चतुष्क मतलब 4, यानी ये जो प्रत्येक कोशिका को हम लोग बोल रहे थे लघु बीजाणु, तो लघु बीजाणु कितने हैं, तो 4 हैं। तो क्या बोलेंगे, लघु बीजाणु चतुष्क या 4 लघु बीजाणु, बस बोलने का तरीका अपना अलग होना चाहिए। अब है कि ये जो कैलोज का जो परत है ना, कैलोज परत के अंदर जो कोशिका मिल रही थी, कैलोज यहां पे बना देते हैं। ये कौन है, कैलोज का परत। कैलोज का परत कहाँ मिल रही थी, कैलोज का परत कहाँ मिल रही थी, तो टैपिटम के अंदर जो कोशिका थी जो फाइनली विभाजन करके बनाई थी, कौन बनाई थी, बीजाणु, लघु बीजाणु चतुष्क, ठीक है। अब इसके अंदर कितने कोशिका है, 4 हैं, ठीक है। अब ऐसे ऐसे 2 4 बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसके ऊपर किसका परत चढ़ा हुआ है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, कैलोज का परत चढ़ा हुआ है। जो हमने बताया था कि कैलोज बीटा 1 ग्लूकोन होती है और एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। अब ये कैलोज याद रखिए और याद कीजिए कि टैपिटम क्या स्त्रावन करती है। सबसे पहले हमने ये बताया था कि टैपिटम बहुकेंद्रकी होती है, बहुकेंद्रकी है। दूसरा हमने बताया था कि ये जो टैपिटम है पोषण प्रदान करती है, किसको, इसके अंदर जो कोशिका मिल रही थी वो कोशिका को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, यानी भोजन देती है। कौन सी कोशिका थी, नाम भूल तो नहीं गए, बीजाणु जन कोशिका। विभाजन करने के पश्चात क्या बनाई, ये बना दी आपको, ये लघु बीजाणु चतुष्क बना दी, ठीक है। अब यही कैलीज एंजाइम स्त्रावन कर रही थी। जरा ध्यान से सुनिए, अगर भूल रहे हैं तो वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए। क्या एंजाइम स्त्रावन करती है, तो कैलेज एंजाइम स्त्रावन करती है। क्या एंजाइम करती है, कैलीज एंजाइम स्त्रावन करती है। अब ये जो कैलीज एंजाइम है
कैलोज के परत पर जब जाएगी तो क्या कर देगी, कैलोज के परत को तोड़ देगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीनेज चाहिए, डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए चाहिए, यानी कैलोज के तोड़ने के लिए कैलेज चाहिए। ठीक है, कैलेज एंजाइम चाहिए। तो कैलेज एंजाइम क्या करेगी, इसको गलाकर रख देगी, पचाकर रख देगी, यानी ऊपर का आवरण को तोड़ देगी। तो टूटने के बाद क्या होगा, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, क्या टूट जाएगी, ये कैलोज का परत क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। और टूटने के बाद क्या होगी, तो आप सोच सकते हैं कि जितने भी अंदर का कोशिका है, क्या बोलते थे, लघु बीजाणु चतुष्क, यानी लघु बीजाणु कोशिका क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसके अंदर क्या आ गई, बाहर लघु बीजाणु बाहर आ गई। तो क्या लघु बीजाणु ही का समूह आएगी, यानी लघु बीजाणु उत्तक बोल देंगे, यहाँ पे हो जाएगी, यानी इनका समूह हो जाएगी। क्योंकि कैलोज का परत कैलेज एंजाइम ने स्त्रावन करके तोड़ दिया। ठीक है, और यही आगे चलकर निर्माण करती है क्या चीज का, का। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम फिर देखेंगे, लेकिन अभी इतना छोटा, यानी हौले हौले अगर समझा जाए तो पूरी बात को समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये है परागकण का निर्माण कौन करेगी, यही लघु बीजाणु। ठीक है, तो बात रखिएगा, फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तुम्हारा दिन जरूर आएगा। देखे थे लघु बीजाणु कोशिका का निर्माण हो गई थी, यानी लघु बीजाणु चतुष्क का जो निर्माण हुई थी, कैलोज परत के अंदर थी। कैलोज परत को किसने तोड़ दिया, कैलेज एंजाइम ने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद क्या बाहर आ गई, लघु बीजाणु बाहर आ गए। और यही लघु बीजाणु क्या करती है, परागकण का निर्माण करती है। तो हम लोग क्या देखे थे, लघु बीजाणु जनन देखे थे, यानी लघु बीजाणु का बनना क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन कहलाएगी। तो हम लोग क्या देख लिए थे, लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन मतलब होता है लघु बीजाणु का बनना, लघु बीजाणु का फॉर्मेशन क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन कहलाती है। तो ये रहा लघु बीजाणु जनन, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब लघु बीजाणु जनन के बाद देखेंगे कि लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्तन, यानी इसके बाद हम लोग को पढ़ना है लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन। ठीक है, लघु बीजाणु का परागकण में परिवर्धन, यानी लघु बीजाणु ही बदलेगी परागकण में, बट बदलेगी कैसे, यही तो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो कोशिका है, अब ये कौन सी कोशिका है, तो जो प्रत्येक कोशिका अलग हो गई थी, लघु बीजाणु। तो यही है लघु बीजाणु। क्या इसके अंदर कोशिका द्रव्य होगी, केंद्रक होगी, हाँ होगी। जब पूर्ण कोशिका है तो इसके अंदर केंद्रक तो होना ही है, कोशिका द्रव्य होना ही है, कोशिकांग तो होंगे ही होंगे। ठीक है, और ये जो है ना कोशिका, किसकी कोशिका है, पादप की कोशिका है ना। तो पादप के कोशिका के ऊपर आप लोगों को पता है कोशिका भित्ति होती, ये कौन होती, कोशिका भित्ति। याद भी है कि भूल गए, कोशिका भित्ति होती है किसके ऊपर, पादप कोशिका के ऊपर, है ना। जंतु कोशिका की बात नहीं कर रहे हैं, ये है पादप कोशिका। और पादप कोशिका के ऊपर क्या होगी, कोशिका भित्ति मिलती है, कोशिका द्रव अंदर मिलेगी। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होगी, हाँ होगी। अब ये जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, तो शायद आप लोग भूल गए हैं कि याद है, जो बता पाएंगे तो बहुत बेहतर, जो नहीं बता पाएंगे उनके लिए ये जानकारी हो जाएगी कि ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। सेलुलोज और किसका बना होता है, पेक्टिन का बना होता है। तो ये रहा सेलुलोज और पेक्टिन।
कौन बना होता है? कोशिका भित्ति बना होता है। और दोनों क्या है? अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट ही हैं। दोनों क्या है? दोनों अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दोनों क्या है? अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, यानी एक प्रकार का क्या है? सेलुलोज और पेक्टिन कार्बोहाइड्रेट की है, ठीक है। तो ये रहा कोशिका भित्ति। अब टैपिटम याद करिए क्या बना रही थी? सबसे पहले पोषण प्रदान कर रही थी। उसके बाद टैपिटम क्या है कि टैपिटम ये बहुकेंद्रकी होती है। तीसरा हम लोग पढ़े थे कि ये कैलीज एंजाइम स्त्रावन करती है। और चौथा कार्य क्या थी? तो ये यूबिस बॉडी बनाती है, ठीक है। तो जरा फिर से देखिएगा इसको कि टैपिटम, यहां पर हम दिखा दूं टैपिटम, ठीक है। और इनका फिगर भूल गए होंगे तो फिर से यहां पर दिखा दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनका फिगर देखना, ठीक है। ये रहा टैपिटम, क्या है? बहुकेंद्रकी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके अंदर क्या है? कोशिका है। कौन सी कोशिका? बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु है। अब इसके ऊपर परत है क्या? कैलोज का परत नहीं, कोशिका भित्ति। इसके ऊपर कोशिका भित्ति, इसके ऊपर भी कोशिका भित्ति, यानी प्रत्येक कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होगी, क्योंकि ये पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति होगी ही होगी। अब ये जो टैपिटम है स्त्रावन कर रही थी, क्या स्त्रावन कर रही थी? प्रोबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन, और यही बना रही थी, यानी ये स्त्रावन कर रही है, यानी ये दो भागों से मिलकर बनी होती है कि ये कौन कौन? तो प्रोबिस्ट और एक है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो ये रहा प्रोबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन, यानी दो प्रकार के होते हैं, और ये दोनों प्रकार के मिलके बनती है, यानी दोनों, यानी प्रोबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन मिलके बनाती है यूबिस बॉडी। क्या बनाती है? यूबिस बॉडी, यानी यूबिस काय, यूबिस का देहिया है ना, जो भी बोल दीजिए। तो ये है कौन? यूबिस बॉडी, यानी यूबिस काय, ठीक है। ये रहा यूबिस काय, यूबिस बॉडी, जो प्रोबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनती है। तो क्या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि टैपिटम यूबिस बॉडी बनाती है, या यूबिस बॉडी टैपिटम बनाती है? क्या बोल देंगे कि टैपिटम यूबिस बॉडी का निर्माण करवाती है? क्या बोल देंगे? टैपिटम यूबिस बॉडी का निर्माण करती है। और ये टैपिटम जो यूबिस बॉडी बनाती है, यूबिस बॉडी बनाई, यूबिस काय बनाई, यानी ये यूबिस काय दो प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक प्रोबिस्ट है, एक स्पोरोपोलेनिन है, एक प्रकार का क्या है? लिपिड है, ठीक है। कोई यहां तक दिक्कत किसी को नहीं ना? अब देखा जाए कि ये स्पोरोपोलेनिन और प्रोबिस्ट कहाँ होता है। तो ये जो कोशिका है, अब यहां पर हम दिखा रहे हैं आपको, इसके अंदर कौन कोशिका है? ये कौन सी कोशिका है? लघु बीजाणु कोशिका, ठीक है। अब ये कोशिका के ऊपर कोशिका भित्ति होगी, हाँ कोशिका भित्ति होगी। ठीक है। अब हमको यह दिखाना है कि प्रोबिस्ट और स्पोरोपोलेनिन कहां पे है, ठीक है। तो सपोज करिएगा ये जो है, यानी इसको हम काला रंग से दिखा दूं तो बेहतर रहेगा, है ना। ये है काला रंग वाला, कौन है? प्रोबिस्ट है, ये प्रोबिस्ट है। ये काला कलर का जो दिख रहा है कौन है? प्रोबिस्ट, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है कौन है? एक आवरण चढ़ी हुई है, जिस आवरण का नाम है स्पोरोपोलेनिन,
ठीक है। तो रेड कलर वाला हम दिखा रहे हैं ये स्पोरोपोलेनिन है, ठीक है। तो ये रहा स्पोरोपोलेनिन, और ये जो स्पोरोपोलेनिन है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और इसके जैसा कोई हार्ड डिस्क नहीं मिलता, ठीक है, इतनी हार्ड होती है। और यही स्पोरोपोलेनिन पादप जगत का सबसे बड़ा कठोर पदार्थ होता है। यानी अगर जीके में पूछती है कि इस पादप जगत में, इस पृथ्वी पे पादप जगत की बात करें कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो स्पोरोपोलेनिन। अगर मनुष्य की बात करें कि मनुष्य में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो दांत का इनेमल, ठीक है, सबसे कठोर भाग होता है जो बना होता है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये रहा। अब ये टोटली जो निर्माण हुआ, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक बाहर वाले को बोलेंगे बाह्य चोल, अंदर वाले को बोलेंगे अंतः चोल, यानी एक्जाइन और इंटाइन का ये निर्माण कर दी, ठीक है। ये क्या निर्माण कर दी, एक्जाइन और इंटाइन, यानी ये बाहर वाले चोल को हम बोल देंगे एक्जाइन यानी बाह्य चोल, और ये अंदर वाले को हम बोल देंगे इंटाइन यानी अंतः चोल। तो ये रहा बाह्य चोल और ये रहा अंतः चोल, ठीक है। बाह्य चोल अंतः चोल का निर्माण कर दिया कौन, यही लघु बीजाणु, ठीक है। कैसे, तो इसके ऊपर आवरण चढ़ गई किसका, प्रोविस और स्पोरोपोलेनिन का। तो इसके बाद क्या बन जाएगी, यही एक्जाइन और इंटाइन का, यानी हम इनको नाम देते हैं कि एक बाह्य चोल का निर्माण हुआ और एक अंतः चोल का निर्माण हुआ। बाह्य चोल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, किसके कारण हार्ड हो रही थी, तो स्पोरोपोलेनिन के कारण हार्ड हो रही थी, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये जो कोशिका है क्या होगी, विभाजन करेगी। अब ये कोशिका क्या करेगी, विभाजन। हम विभाजन यहाँ पर दिखा देते हैं। तो विभाजन जब भी होगी तो हम लोगों को पता है सबसे पहले होती है कार्योकाइनेसिस, तब उसके बाद साइटोकाइनेसिस। ये विभाजन का प्रक्रिया है, आप लोग याद रख लीजिएगा, कार्योकाइनेसिस, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ये पूरे बायोलॉजी में पढ़ना है तो भूलेंगे नहीं। सेल चैप्टर बहुत मस्त होती है, छोटी इकाई होती है, छोटी नींव होती है, और जब तक आपका नींव मजबूत नहीं होगा तो बायोलॉजी आपसे हिलेगी नहीं, बायोलॉजी आपको ही हिला देगी, ठीक है। तो याद रखिएगा, विभाजन दो चरणों में पूरा होती है, एक कार्योकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस बोलते हैं केंद्रक का बंटवारा। सबसे पहले केंद्रक बंटेगा, केंद्रक का बंटवारा, तब उसके बाद होगा द्रव्य का बंटवारा, ठीक है। तो सबसे पहले किसका बंटवारा होगा, केंद्रक का। तो इसमें क्या होगी, केंद्रक पहले बंटेगी, ठीक है। विभाजन में सबसे पहले क्या होगी, कार्योकाइनेसिस होगी। और ये जो कार्योकाइनेसिस होगी यानी केंद्रक बंटेगी, कौन से तंतु द्वारा बंटेगी, तो आपसे पूछा जाए तो लिखेगा एसीमेट्रिक तंतु, ठीक है। क्या लिखेगा, एसीमेट्रिक तंतु द्वारा क्या होती है, विभाजन होती है। किसका, द्रव्य का नहीं, केंद्रक का बंटवारा होती है। किसके द्वारा, एसीमेट्रिक तंतु द्वारा। अब ये एसीमेट्रिक तंतु क्या करेगा, केंद्रक को खींचेगा। तंतु, तरकुट तंतु जो हम लोग पढ़े हुए हैं, यही एसीमेट्रिक तंतु क्या करेगी, केंद्रक का खिंचाव करेगी। और जब केंद्रक टूट जाएगी, दोनों दो अक्ष पे चले जाएंगे, तो फाइनली उसके बाद द्रव्य का बंटवारा होगा। गई एक छोटी कोशिका बन गई और एक बन गई बड़ी, ठीक है। एक छोटी कोशिका का निर्माण हुई और एक बड़ी कोशिका का निर्माण हुई। जो छोटी है उसको हम बोलते हैं जनन कोशिका, जो बड़ी है उसको हम बोलते हैं कायिक कोशिका, ठीक है। यानी कार्योकाइनेसिस जब किया तो केंद्रक बंट गई। केंद्रक बंटने के बाद यानी उसमें दो प्रकार न्यूक्लियस का जब विभाजन हुआ तो न्यूक्लियस के विभाजन के समय एक छोटी और एक बड़ी बन जाती है। तो छोटी वाली को हम बोलते हैं जनन कोशिका। क्या बोल देते हैं, जनन कोशिका, और बड़ी वाली को बोल देते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, ठीक है।
तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा जब केंद्रक का बंटवारा कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, तो केंद्रक का बंटवारा एसिमेट्रिक तंतु द्वारा होती है। और जब विभाजन होती है तो सबसे पहले एक छोटी कोशिका बनती है, एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी वाली को हम बोलते हैं जनन कोशिका और बड़ी वाली को बोलते हैं हम कायिक कोशिका। कोई दिक्कत नहीं। और फाइनली हम स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये है कोशिका, ऊपर एक छोटी बना देते हैं और नीचे एक बड़ी बना देते हैं। ये रहा बड़ी, ठीक है। सपोज ये जो छोटी कोशिका है, अब ये जो कोशिका बनी इसमें क्या है, एक छोटी कोशिका है, एक बड़ी कोशिका है। तो छोटी कोशिका को हम लोग बोल रहे हैं जनन कोशिका और बड़ी वाली को हम लोग बोल रहे हैं कायिक कोशिका, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि दो कोशिकीय अवस्था वाली परागकण को हम लोग परिपक्व परागकण नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये निषेचन में यानी परागन में ये इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, परागित नहीं कर पाएगा, क्योंकि जनन कोशिका हमको चाहिए दो, क्योंकि केंद्रक में बैठा होता है दो कोशिका। एक आपका मादा कोशिका होती है अंड कोशिका, और एक होती है केंद्र में बैठी रहती है जो बनती है PEN यानी 3N, और नीचे बनती है युग्मनज, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हमको ये याद रखना है कि दो कोशिकीय अवस्था वाली परागकण परिपक्व परागकण नहीं होती है, ठीक है। तो इस लाइन को कहीं लिख लेंगे। तो चलिए मिटाते हैं, तो लिखते हैं। चलिए हम लोगों को क्या लाइन लिखनी थी कि दो कोशिकीय अवस्था वाली परागकण परिपक्व परागकण नहीं कहलाती है। तो इस लाइन को लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 2 स्टार या 3 स्टार या जितने स्टार लगाना है लगा लीजिए। क्या लिखिएगा, दो कोशिकीय अवस्था वाली परागकण क्या ये परिपक्व परागकण होती है? परिपक्व परागकण होती है? तो याद रखिएगा नहीं होती है, ठीक है। परिपक्व परागकण नहीं होती है। दो कोशिकीय अवस्था वाली परागकण परिपक्व परागकण नहीं होती है। अब इसके आगे याद रखिएगा कि परागकण मतलब नर युग्मकोद्भिद, यानी वो जो नर भाग है अपने अंदर युग्मक को धारण कर लिया है, उसको हम बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। यानी परागकण नर युग्मकोद्भिद कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। अब अगला लाइन लिखेंगे कि 60% परागकण, 60% परागकण दो कोशिकीय अवस्था वाली ही बनती है। दो कोशिकीय अवस्था वाली बनती है, अवस्था वाली बनती है, ठीक है। 60% यानी किसका, कुल एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। किसकी, कुल एंजियोस्पर्म का, कुल एंजियोस्पर्म का 60% भाग दो कोशिकीय अवस्था वाली ही बनती है। एक छोटी बनती है और एक बड़ी बनती है। छोटी वाली को जनन कोशिका बोल रहे थे और बड़ी वाली को कायिक कोशिका बोल रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद परागकण जो है ना, परागकण को हम लोग बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद, नर युग्मकोद्भिद मतलब होता है कि वो जो नर भाग है ना अपने अंदर क्या धारण किया हुआ है, युग्मक को धारण किए हुआ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। याद करने में तकलीफ तो नहीं होगी। मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद, यानी वो नर अपने अंदर युग्मक को धारण कर लिया हुआ है, बस उसको अब स्फुटन करना है। यानी युग्मक जो है ना परिपक्वन हो गई है, युग्मक परिपूर्ण बन गई है। अगर मादा के अंदर बने तो उस मादा के अंदर अगर युग्मक बने तो बोलेंगे मादा युग्मकोद्भिद, फीमेल गैमेटोफाइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये रहा नर युग्मकोद्भिद। कुल एंजियोस्पर्म का 60% परागकण जो है ना ऐसे ही बन जाती है जो व्यर्थ हो जाती है,
क्या हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब कितना रह गया, 40%। कुल एंजियोस्पर्म का 40% भाग कैसा बनता है, 3 कोशिकीय अवस्था वाली बनती है। ठीक है, कुल एंजियोस्पर्म का 40% भाग कैसा बनता है, तो 3 कोशिकीय अवस्था वाली बनती है। 3 कोशिकीय अवस्था वाली बनती है। 3 कोशिकीय अवस्था वाली बनती है, मतलब 3 को कोशिका बनती है। हाँ, ये जो नर कोशिका है, जनन कोशिका है, ये जो जनन कोशिका है 2 गो हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 2 गो, एक है और एक यहाँ पे 2 गो, कायिक कोशिका एक ही रहेगी। ठीक है, यानी जनन कोशिका 2 और नर कोशिका 1 हो जाएगी। 3 कोशिकीय अवस्था वाली में आप लिखेंगे, 3 कोशिका अवस्था वाले में क्या लिखेंगे, 2 गो जनन कोशिका, 2 गो जनन कोशिका और एक जो है कायिक कोशिका। एक क्या बनेगी, कायिक कोशिका। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत। 3 कोशिकीय अवस्था वाली बनेगी जिसमें 2 गो जनन कोशिका बनेगी और एक कायिक कोशिका बनेगी। ठीक है, अब यही कहलाती है, अब ये जो यही जो 3 कोशिकीय अवस्था वाली जो पराकन बनती है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिपक्व पराकन। इसी को बोलते हैं परिपक्व पराकन। ये रहा परिपक्व पराकन। ठीक है, लेकिन ये जो पराकन है परिपक्व है नहीं है, पराकन तो बनी लेकिन व्यर्थ हो गई। और ये जो बनेगी 3 कोशिकीय अवस्था वाली, जिसमें 2 गो जनन कोशिका होगा और एक कायिक कोशिका होगी, और यही कहलाती है परिपक्व पराकन, यानी परिपक्व नर युग्मकोद भी बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी को तकलीफ तो बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, नर का तो है ही, है ना। क्या लिखेंगे, परिपक्व नर युग्मकोद भेद। ठीक है, युग्मकोद भेद। ठीक है, बात वही हो गई क्या कि परिपक्व पराकन बोलो या परिपक्व नर युग्मकोद भेद बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा परिपक्व नर युग्मकोद भेद या परिपक्व पराकन। कितना बनता है, कुल एंजियोस्पर्म का 40% भाग बनती है। ठीक है, जो कितने होते हैं, 3 कोशिकीय अवस्था वाली होते हैं, जिसमें 2 जनन कोशिका होगी और एक कायिक कोशिका का निर्माण करेगी। तो हमने फाइनली क्या निर्माण कर दिया, परिपक्व पराकन, यानी पराकन का हम लोग निर्माण कर दिए। ठीक है, अब इसके आगे